अगर कोई आपसे आग पर चलने के लिए कहे तो क्या आप सच में ऐसा करेंगे? टोनी रॉबिन्स के सेमिनार में कई एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी है फायर वॉक। 4 दिनों के सेमिनार का नाम माइंड रेवोल्यूशन है। इस एक्टिविटी का पर्पस है अपनी डर को पावर में बदलना। सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोग 10 फीट लंबे जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलते हैं। टोनी का मानना है कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है, इसलिए टोनी अपने सेमिनार में डर पर काबू पाना, एक्शन लेना और मन में विश्वास जगाना सिखाते हैं कि कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। उनका बेसिक मंत्र यही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप जलते हुए कोयले पर चल सकते हैं तो बेशक आप लाइफ के रास्ते में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सामना करके उसे हरा भी सकते हैं। टोनी खुद भी एक दुखी और अनप्रोडक्टिव इंसान हुआ करते थे। वो अकेले रहते थे, न उनके पास उनकी मनपसंद जॉब थी और न अच्छे रिलेशन। यहाँ तक कि उनका वेट भी 30 पाउंड ज्यादा था। लेकिन सिर्फ 3 सालों में टोनी ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वो बेचारे जैसी सिचुएशन से एक सक्सेसफुल और खुशहाल इंसान बन गए। वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के साथ साथ वो सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बन गए। खुद को बदलने के बाद टोनी ने कई लोगों की हेल्प की, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, एथलीट हो या आम लोग। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही टोनी ने बहुत सक्सेस, दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा अचीव कर लिया था। वाइफ के रूप में उन्हें लाइफ ने एक बहुत अच्छा हमसफर दिया और वो अपने करियर में कई ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उन्हें बहुत इंस्पायर किया। इस बुक में टोनी ने बताया है कि आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया। तो इस वीडियो बुक समरी का नाम है अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स। इसमें आप उन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए। आप उन इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखेंगे जो अपने सेमिनार में सिखाते हैं। आप कितना अचीव कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, और सच पूछे तो इसके लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इस अनलिमिटेड पावर का सोर्स पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि आप इस अनलिमिटेड पावर को और एक्सप्लोर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला की। टोनी ने कई सक्सेसफुल लोगों को बड़े गौर से देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि उन सब में सक्सेस का एक पैटर्न कॉमन था। उन्होंने उसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का नाम दिया। इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है अपना टारगेट सेट करना। इसका पर्पस ये जानना होता है कि आप असल में क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप है एक्शन लेना, यानी कि अपनी गोल की तरफ कदम बढ़ाना। लेकिन कभी कभी आप जो एक्शन लेते हैं वो गलत भी हो सकते हैं और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने की बजाय वो आपको रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए आपको स्टेप नंबर 3 की जरूरत होती है, जो है अपने एक्शन को मॉनिटर करना और उसका फीडबैक लेना। एंड में चौथा स्टेप आता है, जो है अपने बिहेवियर यानी कि एटीट्यूड को बदलना, जिसका मतलब है अपने एक्शन में तब तक बदलाव करते रहना जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग को कौन नहीं जानता। बेहतरीन एनिमेशन का इस्तेमाल करके वो हमें जुरासिक पार्क और डायनासोर की दुनिया में ले गए थे। 36 साल की उम्र में ही उन्हें अब तक का सबसे उम्दा डायरेक्टर कहा जाने लगा। हिस्ट्री की 10 बेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 4 उन्होंने बनाई है। उनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में ईटी, जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स, शाइंडलर लिस्ट शामिल है। तो स्पिलबर्ग ने इतने अमेजिंग करियर की शुरुआत कैसे की? क्या वो शुरू से ही एक अच्छे डायरेक्टर थे? क्या उनके पास कोई स्पेशल एडवांटेज था? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो बस अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो किया था। मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, यही वो थॉट है जो स्पिलबर्ग के मन में तब तक लगातार चलता रहता था। जब वो एक टीनेजर थे, 17 साल की उम्र में, वो पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियो देखने के लिए गए। वहाँ वो सब घूम ही रहे थे कि उन्हें साउंड स्टेज दिखाई दिया, लेकिन उनके ग्रुप को साउंड स्टेज तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो आपको क्या लगता है, स्पिलबर्ग ने बात मान ली और चुपचाप वहाँ से चले गए? अरे नहीं, बल्कि यहाँ स्पिलबर्ग ने एक्शन लिया। वो चुपके से शूटिंग वाले लोकेशन तक पहुंचे और वहाँ बड़े गौर से सब देखने लगे। तभी उनकी मुलाकात फिल्म के एक एडिटर से हुई। उन्होंने उससे 1 घंटे तक बात की। स्पिलबर्ग ने एडिटर को उन फिल्मों के बारे में बताया जो वो बनाना चाहते थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानी वहीं खत्म हो गई होती, लेकिन स्पिलबर्ग के लिए नहीं। उनमें अपने थॉट को एक्शन में बदलने की पावर थी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया। वो अगले दिन वापस स्टूडियो गए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। वो वहाँ सूट पहनकर पहुंचे। इतना ही नहीं, वो अपने फादर का ब्रीफकेस भी साथ ले गए थे। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी गार्ड के पास से इस तरह निकले मानो सच में स्टूडियो के लिए काम करते हों। बेचारे उस गार्ड को क्या पता था कि स्पिलबर्ग के इस ब्रीफकेस में जरूरी पेपर्स नहीं, बल्कि एक सैंडविच और 2 कैंडी के अलावा कुछ भी नहीं था।
स्टूडियो के अंदर उन्हें खाली ट्रेलर मिला। वो वहाँ बैठ गए और अपने सामने एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टर। स्पिलबर्ग ने गर्मियों का मौसम ऐसे ही बताया। वो स्टूडियो जाते और राइटर, एडिटर और डायरेक्टर से बातें करते, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और बड़े गौर से देखते कि वो लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वहाँ उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। स्पिलबर्ग 3 सालों तक रोज स्टूडियो जाते रहे, जिसके बाद उन्हें अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पिलबर्ग ने एक सिंपल सी फिल्म बनाई जिसे उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो के स्टाफ को दिखाया। वहां के लोगों ने उनके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और उन्हें 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 20 साल की कम उम्र में स्पिलबर्ग अपने पहले टीवी शो के डायरेक्टर बने। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला को फॉलो किया। उन्होंने पहले डायरेक्टर बनने का गोल सेट किया और उसके बाद एक्शन लेने लगे। वो स्टूडियो के चक्कर लगाते थे और उन्होंने वहां के स्टाफ से बहुत कुछ सीखा। जब तक आप में अपने सपने को सच करने की धुन सवार नहीं होगी, तब तक वो सपना ही बना रहेगा, सच नहीं होगा। आप भी इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना मायने रखता है। अब कुछ अलग करने वालों की अलग क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास दुनिया की हर चीज होने के बावजूद वो खुश नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत और शोहरत है, करीबी दोस्तों का साथ है, सक्सेसफुल करियर है, परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन एंड में वो भी निराश और दुखी रहते हैं। क्यों? तो वहीं दूसरी और कई ऐसे लोग भी हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं। उन्हें सोसाइटी नीची नजरों से देखती है, लेकिन फिर भी वो हर चैलेंज से एक विनर बनकर उभरे हैं और एक खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। इस फर्क की वजह क्या है? आप इनमें से क्या बनना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब है कि ये किसी सिचुएशन या चैलेंज के बारे में नहीं है, बल्कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं वो इस फर्क का कारण बनता है। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना घट जाती है तो आप खुद से क्या कहेंगे? क्या आप नेगेटिव पहलुओं के बारे में सोचते रहेंगे और कोई गलत कदम उठाएंगे, या आप उस बुरी घटना में कोई भी पॉजिटिव चीज ढूंढकर सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? आइए इस कहानी से इसे समझते हैं। 2 आदमी थे। पहले का नाम था जॉन बेलुशी, जो 1970 के टाइम के जाने माने कॉमेडियन थे। अपने टाइम में उन्होंने कई यादगार शो और परफॉर्मेंस दिए। उस टाइम उनकी गिनती बेस्ट एंटरटेनर में की जाती थी। 22 साल की उम्र में जॉन शिकागो के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडी ग्रुप सेकंड सिटी में सबसे कम उम्र वाले मेंबर बने। टाइम के साथ जॉन उस शो के स्टार बन गए। उनका सफर थिएटर से शुरू हुआ और ये रास्ता उन्हें टीवी और फिल्मों की दुनिया तक ले गया। उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लोग उनके उम्दा परफॉर्मेंस के कायल होने लगे। जॉन की कई लोगों से दोस्ती हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी और उनकी एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुई। जॉन अपने सपनों को हकीकत में जी रहे थे। उनकी लाइफ में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी और लोग तो उनके दीवाने ही थे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से खुश नहीं थे। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। बाहर से देखने से लगता था कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेले और खोया हुआ महसूस करते थे। इस खालीपन को उन्होंने ड्रग से भरने की कोशिश की और इसी ड्रग के ओवरडोज ने 33 साल की उम्र में उनकी जान ले ली। अब आइए हम उस दूसरे आदमी मिशेल की कहानी पर एक नजर डालते हैं। एक रात मिशेल 65 माइल की स्पीड से हाईवे पर मोटरसाइकिल चला रहे थे। वहाँ बहुत अंधेरा था। अचानक किसी चीज की वजह से उनका ध्यान भटका और मिशेल की नजर सड़क के किनारे पड़ी। जब उन्होंने दोबारा सामने की ओर देखा तो उन्हें रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिला। उनके ठीक सामने एक बड़ा सा ट्रक अचानक आकर रुका, लेकिन मिशेल तब भी 65 की स्पीड पर ही थे। उन्होंने ब्रेक्स को दबाकर मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की। वक्त जैसे उनके लिए थम गया था। सब कुछ मानो स्लो मोशन में हो रहा था। मिशेल किसी भी तरह से बाइक को रोकना चाहते थे, लेकिन जब तक ये हुआ तब तक वो ट्रक के नीचे आ गए। उनकी मोटरसाइकिल का गैस कैप निकल गया था, जिस वजह से सारा तेल बाहर निकलने लगा और वो आग की लपटों में घिर गए। इस भयानक हादसे के कारण मिशेल बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो वो हॉस्पिटल में थे। उनकी पूरी बॉडी में इतना दर्द था कि वो हिल भी नहीं सकते थे। वो बुरी तरह से झुलस गए थे, यहाँ तक कि उनके चेहरे के शेप पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन मिशेल ना तो निराश हुए और ना उन्होंने हिम्मत हारी। ठीक होने के बाद वो वापस अपने बिजनेस में लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक और हादसे का शिकार हुए। एक दिन वो जिस प्लेन से सफर कर रहे थे वो क्रैश हो गया। इस बार मिशेल को कमर के नीचे वाले हिस्से में पैरालिसिस हो गया था, जिसका मतलब था कि अब उन्हें पूरी लाइफ व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। कोई भी इंसान इतने दर्दनाक हादसों के बाद टूट सकता है और मिशेल का भी एंड जॉन जैसा हो सकता है। वो पूरा दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे बियर पीकर टीवी देख सकते थे और खुद को दुनिया से अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दुखी होने की बजाय मिशेल ने दोबारा लाइफ जीने का जज्बा दिखाया। उन्होंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया और मिलियनेयर बन गए। उनकी कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कोलोराडो में एक हैप्पी मैरिड लाइफ को पूरे मजे के साथ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जिया। ऐसा करने के लिए टोनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP के बारे में सिखाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है अपने माइंड को सही थॉट से भरने के लिए प्रोग्राम करना, ताकि आप सही एक्शन या डिसीजन ले सके और पॉजिटिव बिहेवियर बनाए रखते हुए आगे बढ़ सके। अब हमें एनेबलिंग स्टेट में रहने के बारे में जानना होगा।
कई बार कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, हम बस अपने आप से ये कह देते हैं कि वो मेरा अनलकी दिन है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी दिन होते हैं जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपका काम, फैमिली, रिलेशन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप तो बिल्कुल वही सेम इंसान हैं, फिर भी कुछ दिन ऐसे क्यों होते हैं जब आप फेल हो जाते हैं और कई दिन आप हर काम में जीत जाते हैं। कभी कभी लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है और कभी ऐसा लगने लगता है कि लाइफ बस यूं ही गुजरती जा रही है। तो इस फर्क का कारण है कि आप किस स्टेट में हैं। हमारे माइंड के दो स्टेट होते हैं, एक होता है अनेबलिंग स्टेट जो हमें पावर देता है और कैपेबल बनाता है। ये तब होता है जब आपका मन खुशी, प्यार, कॉन्फिडेंस, ताकत और विश्वास से भरा होता है। दूसरा होता है पैरालाइजिंग स्टेट। ये तब होता है जब आपका मन डर, उदासी, डाउट और चिंता से भरा होता है। इस पैरालाइजिंग स्टेट से बाहर निकलने और एनेबलिंग स्टेट में बने रहने की पावर हम सभी में पहले से ही मौजूद है। आपके पास अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की पावर है। आप अपनी मर्जी से इस एनेबलिंग स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आपको चुटकी बजाने जितना भी टाइम नहीं लगेगा। आइए इस अमेजिंग क्वालिटी के बारे में इस कहानी से सीखते हैं। कार्ल वॉलंडा एक एक्सपर्ट एक्रोबैट थे। सालों तक कार्ल ने हवा में ऐसे स्टंट दिखाए जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। उन्होंने कई खतरनाक स्टंट परफॉर्म करके ऑडियंस का दिल जीत लिया था। उनके मन में कभी ख्याल तक नहीं आया कि अगर वो गिर गए तो क्या होगा। उनमें कॉन्फिडेंस और आर्ट दोनों ही कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ, उन्होंने खुद को गिरते हुए देखा। ये इमेज सिर्फ उनके दिमाग में थी, लेकिन कार्ल उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उन्हें बार बार याद आता कि वो कितनी तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। अब ये सीन जैसे एक साई की तरह उनका पीछा करने लगा और ये खासकर तब होता जब वो हवा में स्टंट करने की कोशिश करते थे। इस तरह महीनों बीत गए और एक दिन कार्ल सच में नीचे गिर पड़े। ये पहली और आखिरी बार था जब वो गिरे थे। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक इमेजिनेशन रियलिटी में कैसे बदल गई? इसका जवाब ये है कि जब आपको कोई थॉट आता है तो वो आपके माइंड को सिग्नल भेजता है। उस थॉट ने उनके माइंड के स्टेट को बदल दिया, जिस वजह से उनका बिहेवियर बदल गया था। उसने अपने ब्रेन को नई डायरेक्शन दे दी थी। अब उनका ब्रेन हर वक्त इसी इमेज को फ्लैश करने लगा और एक दिन वो सच में हो गया। अब एक अलग सिचुएशन पर नजर डालते हैं। डिक टॉमी हवाई के एक कॉलेज में फुटबॉल कोच थे। अपनी टीम से कैसे बेस्ट परफॉर्म कराना है वो बखूबी जानते थे। वायोमिंग में एक चैंपियनशिप गेम होने वाली थी, जिसके लिए उनकी टीम भी बहुत मेहनत कर रही थी। ये टॉमी की टीम के लिए एक टफ चैलेंज था। आखिर मैच का दिन आया। टॉमी की टीम को फील्ड पर बुरी तरह से रौंद दिया गया। हाफ टाइम हो चुका था और स्कोर 22-0 था, जो सामने वाली टीम के फेवर में था। ऐसा लग रहा था कि जैसे टॉमी और उनकी टीम का वो सबसे अनलकी दिन था। सारे प्लेयर निराश और हारा हुआ फील कर रहे थे। ब्रेक टाइम में सब लॉकर रूम में उम्मीद हारकर सर झुकाए बैठे हुए थे। उन सब के माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि अब ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो बचे हुए टाइम में सामने वाली टीम को बीट कर सके। सभी ने सोच लिया था कि वो बहुत बुरी तरह हारने वाले थे, सिवाय उनके कोच टॉमी ने। टॉमी सालों से इंस्पायरिंग आर्टिकल इकट्ठा कर रहे थे। उनमें ऐसी टीमों की कहानियां शामिल थी जो मैच के दिन एक बड़े स्कोर से काफी पीछे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज टॉमी की टीम भी पीछे थी। ये कहानी ऐसी टीम्स के बारे में थी जिन्होंने अचानक कमबैक करके गेम का पासा पलटकर सबको हैरान कर दिया था। अब टॉमी ने अपना कलेक्शन निकाला और उसे अपने प्लेयर्स के सामने लगा दिया। उन्होंने सबको उन विक्ट्री पिक्चर्स और जीत की हेडलाइंस को देखने के लिए कहा ताकि वो उस इमेज को अपने मन में उतार सके। फिर उन्होंने उनसे कहा कि अगर ये टीमें ऐसा कर सकती हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब भी हमारे लिए जीतना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बचा हुआ है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अपनी कोच की बातें सुनकर प्लेयर नए जोश और एनर्जी के साथ फील्ड में गए और उन्होंने ऐसा खेला जैसे वो अपनी लाइफ का आखिरी मैच खेल रहे हों। और सच पूछिए तो बस इसी जज्बे की तो जरूरत थी। फर्स्ट हाफ में 0 के स्कोर से वो सेकेंड हाफ में 27 के स्कोर तक पहुंच गए थे। उनकी टीम ने 22-27 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर से मैच जीत लिया था। बस ऐसे ही आप भी किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने माइंड को पैरालाइजिंग स्टेट में ना जाने दें। आप अपने थॉट्स पर फोकस कर सकते हैं और कभी भी उसे अनेबलिंग स्टेट में बदल सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करने की जरूरत है। अब आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। जब भी हम बिलीफ या फेथ जैसे वर्ड्स को सुनते हैं तो उसे रिलीजन से जोड़ने लगते हैं, लेकिन बिलीफ सिर्फ रिलीजियस किताबों के बारे में नहीं है। जो भी चीज या कोई प्रिंसिपल हमें लाइफ में डायरेक्शन या गाइडेंस दे उसे बिलीफ कहा जा सकता है। यह आपका दुनिया को देखने का नजरिया होता है। हमारे बिलीफ हमारे नर्वस सिस्टम को ऑर्डर देते हैं। जब आप किसी चीज में विश्वास करने लगते हैं तो वो आपका सच बन जाता है और ये आपको एक्शन लेने की पावर देते हैं। पैब्लो कैसल एक महान म्यूजिशियन थे। वो पियानो के साथ साथ कई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में माहिर थे। 90 साल की उम्र में वो आर्थराइटिस और एम्फीसीमा से पीड़ित हो गए थे। उनके हाथों में सूजन थी और उंगलियां मुड़ने लगी थी। इतना ही नहीं, उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होने लगी थी।
इस उम्र में पहुंचने के बाद उनके लिए सुबह उठना भी मानो एक मुश्किल काम बन गया था। उन्हें उठने में काफी टाइम लगता था। वो धीरे धीरे चलते और उनकी पीठ झुक गई थी। यहाँ तक कि कपड़े बदलने जैसे सिंपल काम के लिए भी उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती थी। हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट से पहले पैब्लो अपने पियानो के पास जाते, लेकिन पियानो के सामने रखे चेयर पर बैठना भी उनके लिए मुश्किल काम हो गया था। लेकिन जब उनकी उंगलियां पियानो पर पड़ती तो वो बिल्कुल बदल जाते। तो वो एक बीमार बूढ़े आदमी नहीं बल्कि एक उम्दा कलाकार बन जाते और फिर बिल्कुल ताकतवर नौजवान की तरह पियानो बजाते। उनकी मुड़ी हुई उंगलियां जब पियानो कीज पर पड़ती तो उसकी धुन सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। उनके हाथ पियानो की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होते जैसे पौधे सूरज की रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो पियानो बजाते तो उनकी पीठ कम झुकी हुई होती और सांस लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। म्यूजिक में जो उनका गहरा विश्वास था उसने उन्हें बीमारी से उभार लिया था। उन्होंने इतना पियानो बजाया कि उनकी कसी हुई उंगलियां फिर से कंट्रोल करने लायक हो गई। जब वो कोई म्यूजिक पीस को पूरा करके उठते तो बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाते, ज्यादा स्ट्रेट खड़े होते, उनके चलने की स्पीड कुछ बढ़ जाती, डाइनिंग टेबल तक चलकर जाते और खुशी खुशी नाश्ता करते। इसके बाद ताजी हवा का मजा लेने के लिए बाहर चले जाते। तो इस चमत्कार का राज क्या था? इसका कारण था प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? ये मेडिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पेशेंट को एक ऐसी गोली दी जाती है जो अंदर से खाली होती है, यानी कि उसमें कोई दवा नहीं होती, ना ही कोई हीलिंग प्रॉपर्टी। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अल्सर से पीड़ित कुछ पेशेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को एक दवा दी गई और उन्हें बताया गया कि इसे खाने के बाद उन्हें तुरंत आराम मिलेगा। दूसरे ग्रुप को भी एक गोली दी गई और उन्हें बताया गया कि उस दवा पर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कुछ टाइम बाद ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों ग्रुप्स ने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दवा खा ली। पहले ग्रुप में 10,000 में से 70% पेशेंट ने कहा कि दवा ने अपना असर दिखाया था, उसे खाने के बाद उन्हें तुरंत आराम महसूस हो रहा था। दूसरे ग्रुप के सिर्फ 2096 पेशेंट्स को ऐसा ही महसूस हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? असल में दोनों ही ग्रुप को एक ही दवा दी गई थी और उसमें कोई भी हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। वो गोली अंदर से खाली थी। लेकिन रिसर्च करने वालों ने पेशेंट को यह विश्वास दिलाया था कि एक दवा बहुत ही इफेक्टिव और असरदार है, जबकि दूसरे को अभी भी टेस्ट किया जा रहा था। इसका जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको चौंका दिया। कई डॉक्टर्स ने यह साबित कर दिया कि ये सिर्फ दवा लेने के बारे में नहीं है। जब कोई पेशेंट सच में विश्वास करता है कि वो ठीक हो सकता है तो उसकी बॉडी माइंड के सिग्नल को पढ़ सकती है और वो सच में ठीक होने लगता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी ने आपको नमक लाने के लिए कहा हो और जब आप किचन में जाते हैं, चारों ओर देखते हैं और कुछ मिनट इधर उधर देखने के बाद उन्हें कह देते हैं कि आपको नमक नहीं मिला, तब आपकी मम्मी खुद किचन में जाती हैं और उन्हें तुरंत नमक मिल जाता है? ऐसा क्यों होता है? अक्सर वो चीज बिल्कुल आपके सामने ही होती है, बस आप उसे देख नहीं पाते। आपको नमक क्यों नहीं मिला, इसका एक कारण है आपका बिलीफ। जिस पल आपने कहा मुझे तो ये नहीं मिलेगा या मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रखा है, आप अपने ब्रेन को ऑर्डर देते हैं और वो सच में नमक की बॉटल को ढूंढ नहीं पाता। नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव वर्ड यूज करने की कोशिश करें, तब आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों आपका साथ देने लगेंगे। अब हम सक्सेस के झूठ के बारे में बात करने वाले हैं। टोनिया जिस झूठ का जिक्र कर रहे हैं वो धोखा या बेईमानी के बारे में नहीं है। असल में हम कभी नहीं जानते कि जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं वो सच है या झूठ। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और कोई जीनियस भी इस बारे में कभी श्योर नहीं हो सकते और सच पूछो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपका विश्वास आपके लिए काम करता है, बस यही बात मायने रखती है और कुछ नहीं। क्या आपका विश्वास आप में जोश भरता है? क्या वो हर रोज आपको पहले से बेहतर इंसान बनाता है? क्या वो आपकी लाइफ में रंग और उमंग भरता है और दूसरों की लाइफ को बेटर करने में हेल्प करता है? अगर हाँ, तो आपके बिलीव्स आपके लाइफ ऑफ सक्सेस हैं। आप 100% नहीं जानते कि आपका विश्वास सही है या गलत, फिर भी वो आपको उस जगह ले जाने में हेल्प करते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। टोनी ने ऐसे 7 बिलीव्स की लिस्ट बनाई है। आप इस लिस्ट में अपने इस विश्वास को ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। तो आइए इन 7 बिलीव्स में से कुछ के बारे में जानते हैं। तो पहला बिलीफ है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, यानी कि हर चीज होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यही सोच सक्सेसफुल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से बिल्कुल अलग बना देती है। सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीजों को ही देखते हैं, यहाँ तक कि जब दूसरों को लगता है कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तब भी सक्सेसफुल लोग छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो फेलियर को एक लेसन और सक्सेसफुल होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब मैरिलिन हैमिल्टन की कहानी को ही ले लीजिए। वो कैलिफोर्निया में एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर थी। जब वो छोटी थी तब उन्होंने पढ़ने की प्रैक्टिस की और एक ब्यूटी क्वीन यानी कि अपनी स्टेट की मिस स्टेट भी बनी। लेकिन एक दिन उन्हें एक भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। मैरिलिन माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गई थी और वहाँ पहाड़ों से गिर पड़ी। उसी दिन वो कमर से नीचे तक पैरालाइज हो गई। मैरिलिन नेगेटिव सोच अपनाकर उन चीजों की शिकायत कर सकती थी जो उनके लिए करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने उन चीजों पर फोकस किया जो वो कर सकती थी। मैरिलिन जिस व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रही थी उससे परेशान हो गई थी। उन्होंने सोचा क्यों न एक बेहतर व्हीलचेयर बनाई जाए।
फिर उन्हें ख्याल आया कि बिल्कुल उनकी तरह कई लोग होंगे जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार होंगे, तो क्यों ना उनके लिए व्हीलचेयर बनाकर उनकी लाइफ को आसान बना दिया जाए। इसलिए मेरिलिन ने उन दोस्तों को कांटेक्ट किया जो उनके साथ उस दिन माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए थे। उन सब ने मिलकर मेरिलिन के लिए एक नया व्हीलचेयर डिजाइन किया। इसके बाद उन सब ने मोशन डिजाइन की नाम की एक कंपनी बनाई। कुछ ही सालों में उनका छोटा सा बिजनेस बढ़ते बढ़ते $1 मिलियन कंपनी बन गया। एक बात हमेशा याद रखिए कि छोटी सोच आपको कभी बड़ा बनने नहीं देती। अगर आपको हर सिचुएशन में हमेशा प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल ही नजर आते हैं तो शायद आपको बदलाव करने की जरूरत है। अपना नजरिया बदल कर तो देखिए, यह आपकी लाइफ को इस तरह से बदल देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा बिलीफ है देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, देयर आर ओनली रिजल्ट। यानी कि फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ रिजल्ट होता है। सक्सेसफुल लोग फेलियर को एक अलग नजरिए से देखते हैं। अगर उनसे कुछ गलत भी हो जाता है तो वो उसे अपने लिए गए एक्शन के रिजल्ट की तरह देखते हैं। इसलिए वो एक अलग नजरिए से दोबारा कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वो किसी और रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं या नहीं। सक्सेसफुल लोग तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उन्हें वो नहीं मिल जाता जिसे वो पाना चाहते हैं। आइए से एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी था, जब वो 21 साल का हुआ तब उसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। समझो बिजनेस बंद होने की कगार पर ही था। 22 साल की उम्र में उसने लॉ की फील्ड में किस्मत आजमाई, लेकिन वहां वो हार गया। उसने फिर से बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन 24 की उम्र में फिर से फेल हो गया। 26 की उम्र में उसने उस लड़की को खो दिया जिससे वो बेहद प्यार करता था। 27 की उम्र में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। फिर वो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़ा हुआ और 34 की उम्र में फिर से एक बार फेल हुआ। वो एक बार फिर 45 की उम्र में सीनेटर की पोजीशन के लिए और 47 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ, लेकिन फिर से हार गया। फाइनली 52 की उम्र में जाकर उसे सक्सेस मिली जब उसे अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट अब्राहम लिंकन है। वो लाइफ में कई बार हारे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया। लिंकन इन सब से ऊपर उठकर एक ऐसी शख्सियत बने जिन्हें आज भी अमेरिका के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट की तरह याद किया जाता है। तीसरा बिलीफ है कि बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल सकती। अगर आप बिजनेस, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स की फील्ड में सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में वो अपनी फील्ड में सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यकीनन ये वो लोग हैं जिनमें अपने काम के लिए अटूट कमिटमेंट है। लैरी बर्ड एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वो बास्केटबॉल की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बास्केटबॉल जैसे चुस्ती फुर्ती वाले गेम के हिसाब से लैरी बहुत स्लो चलते हैं और वो ज्यादा ऊंचा जंप भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो एक बहुत वैल्यूएबल खिलाड़ी बन गए। इसका कारण है उनका जबरदस्त कमिटमेंट। वो सभी लोगों से कई गुना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उनका पक्का इरादा और जोश उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इस वजह से लैरी अपने स्किल को इम्प्रूव करते चले गए। यूं तो इस गेम में कई लंबे और फुर्तीले प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो लैरी की हाई परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर सकते। थैंक यू दोस्तों, ये थी अनलिमिटेड पावर की बुक समरी, जिसमें आपने टॉबी रॉबिन्स के बारे में जाना और आपने अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जाना। आपने जाना कि हमारे मन में 2 स्टेट होते हैं, अनेबलिंग और पैरालाइजिंग, और आप में वो पावर है कि कैसे हमेशा खुद को अनेबलिंग स्टेट में बनाए रखना है। आपने बिलीफ यानी कि विश्वास की पावर के बारे में समझा और हमें 7 लाइज ऑफ सक्सेस के कुछ हिस्सों के बारे में पता चला। आपके अंदर पोटेंशियल कूट कर भरा हुआ है जिसे आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है। इस बुक में आपने जो लेसन सीखे हैं वो आपको आपकी अनलिमिटेड पावर को ढूंढने में हेल्प करेंगे। टोनी और उनके फॉलोअर ने ऐसा करके साबित किया है। तो अपना नजरिया बदलें और आपके सामने जो अनगिनत मौके के दरवाजे हैं उन्हें देखने की कोशिश करें। आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस खुद से अटूट कमिटमेंट करने की देर है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये बुक समरी बहुत ही अमेजिंग लगी होगी और आपके अंदर एक नया जोश भर गया होगा। अगर आप इसी तरह की कोई बुक समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।